नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 16वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चॉम्स्की प्रपोज द एजम्पशन दैट, यानी कि नॉम चॉम्स्की ने भाषा के विकास के संदर्भ में कौन सा एजम्पशन प्रपोज किया था। तो नॉम चॉम्स्की ने एक सिद्धांत दिया था जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि बच्चे जन्मजात भाषा को अर्जित करने की शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD के साथ जन्म लेते हैं, जो कि किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे को भाषा अर्जित करने में मदद करता है, साथ ही साथ सेकेंड लैंग्वेज या फिर टारगेट लैंग्वेज को सीखने में भी उसकी हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में इसी की बात की गई। देखिए, चाइल्ड इज बॉर्न विथ इनेट लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी, यानी कि बच्चे जन्मजात भाषा को सीखने की शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज फोकस ऑन। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? सहयोगात्मक अधिगम। लेव वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने इस सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था, यानी कि प्रत्येक बच्चा समूहों में एक दूसरे का सहयोग करते हुए कोऑपरेटिव लर्निंग करता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स लिसनिंग टू टीचिंग पेशेंटली, यानी कि कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जो टीचर है उसको शांतिपूर्वक, पेशेंस से यानी धैर्यपूर्वक सुन रहा है। तो ये हमारा निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। क्यों निगेटिव है? देखिए, लेव वाइगोस्की जो जुड़े हुए थे वो संरचनावाद से जुड़े हुए थे, कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए थे। उसका ये मानना था कि अगर कक्षा बिल्कुल शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे सक्रिय हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चे निष्क्रिय हैं। क्योंकि शांत होकर के बच्चे सुन रहे हैं, यानी कि सक्रिय भागीदारी नहीं है। क्योंकि कक्षा में कुछ ना कुछ हल्ला होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में काम करेंगे, समूह में काम करेंगे, तभी सीख सकते हैं। और जब ग्रुप में, समूह में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हल्ला होगा, शोर होगा। और ये बिल्कुल शांत रहने के पेशेंसली टीचर के द्वारा केवल सुना जा रहा है, तो बच्चे निष्क्रिय हैं और टीचर केवल एक्टिव था। इस वजह से संरचनावाद के सिद्धांत के हिसाब से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, स्टूडेंट मेंटेनिंग साइलेंस इन द क्लास, यानी कि बच्चे कक्षा में बिल्कुल शांत पूर्वक बैठे हुए हैं, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कक्षा अगर बिल्कुल शांत है तो वो निष्क्रिय कक्षा के तौर पर देखा जाएगा। और संरचनावाद के हिसाब से बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ज्ञान की रचना करते हैं। निष्क्रिय शब्द जहां पर भी दिख गया वो हमेशा निगेटिव होता है। पहला देखिए, स्टूडेंट्स कंपीटिंग विथ ईच अदर, कंपीट करने का मतलब कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो ये भी विकल्प निगेटिव होता है। देखिए, प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक निगेटिव शब्द है, क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। एक बच्चा जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है वो सामान्य बच्चे के साथ शारीरिक गतिविधि नहीं कर सकता। एक बच्चा जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकता, वो सामान्य बच्चों के साथ मौखिक परीक्षा नहीं दे सकता। एक बच्चा जो दृष्टि बाधित है वो सामान्य बच्चों के साथ पेपर पेंसिल के माध्यम से परीक्षा नहीं दे सकता। यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से तुलना हो ही नहीं सकती, प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती। तो जहां पर भी प्रतिस्पर्धा वर्ड आ जाएगा वो हमेशा निगेटिव होगा, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, स्टूडेंट हेल्पिंग वन अनदर टू लर्न, यानी कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं सीखने के लिए। यही होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसका सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है, यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर राइटिंग अ प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन एक प्रक्रिया के रूप में इसके लिए सही कथन है। ठीक है, फॉलोइंग ट्रू पूछा जा रहा है, यानी कि इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, चलिए देखिए, लेखन का प्रक्रिया उपागम आपने पढ़ा होगा, जिसमें बच्चा किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप लिखना शुरू करता है तो लेखन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में बच्चों के मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है। उसके बाद से मोटा मोटी बच्चे आउटलाइन तैयार कर रहे होते हैं। आउटलाइन में बाउंड्री सेट की जाती है कि हमें कितना लिखना है, क्योंकि एक ही टॉपिक पर कोई एक पूरी किताब भी लिखी जा सकती है, उसको 500 शब्दों में समराइज भी किया जा सकता है, और उसको एक पैराग्राफ में भी कहीं ना कहीं समेटा जा सकता है। तो ये आउटलाइन में ये मोटा मोटी बाउंड्री सेट की जाती है कि हमें कितने शब्दों में या फिर कितने वाक्यों में, कितने पैराग्राफ में इसको लिखना है। उसके बाद से ड्राफ्टिंग की जाती है, यानी कि किस हेडिंग के अंतर्गत क्या कंटेंट रहेगा, क्या सब हेडिंग रहेगा, ये सब कुछ ड्राफ्टिंग में तय होता है। उसके बाद से चेकिंग होता है कि जो कुछ भी ड्राफ्ट में तय किया गया क्या वो रिलायबल है, क्या वो सही है। उसके बाद से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद से अगर करेक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो करेक्शन भी किया जाएगा। उसके बाद से फाइनल ड्राफ्टिंग होती है और अंत में फाइनलाइज किया जाता है पूरे लेख को। इसे बोलते हैं प्रक्रिया उपागम और इसी को प्रोसेस अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, अब हमसे इसी प्रोसेस अप्रोच के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए
चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया है कि राइटिंग इज मेमोराइजिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। मेमोराइजिंग का मतलब होता है याद करना और रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, उगल देना। जैसे कि कुछ भी चीज हम लोगों ने रट लिया और उसको हूबहू उगल दिया यानी लिख दिया, तो इसे हम लोग लेखन नहीं कहते हैं, क्योंकि लेखन का मतलब होता है कि हम अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करें। यहां पर जब बच्चे ने उसको रट लिया है तो वो उसका मौलिक विचार नहीं हुआ। रटा होगा तो जाहिर सी बात है किताब से, कॉपी से, कहीं ना कहीं से तो रटा होगा, तो वो खुद का उसका विचार नहीं है। जब तक मौलिक विचार नहीं आएगा तब तक लेखन माना ही नहीं जाएगा। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, राइटिंग इज लीनियर, यानी कि ये कहा जा रहा है कि राइटिंग जो होता है, लेखन जो होता है, वो एक तरीके से एक रेखिक होता है। एक रैखिक यानी कि एक दिशा में चलने वाला, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि एक रैखिक नहीं होता है जो लेखन होता है, क्योंकि पहले हमने जो प्रोसेस सोचा उसके बाद से रीचेकिंग किया। अगर हमें लगता है कि कुछ करेक्शन की आवश्यकता है तो फिर हम लौट करके आ रहे हैं करेक्शन पे, फिर हम नए पॉइंट से फिर लिखेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या ये सही है, अगर नहीं सही है तो फिर हम लौट करके आ रहे हैं पहले पॉइंट पर, फिर से रीचेकिंग का प्रोसेस हो रहा है। यानी कि ये एक चक्रीय प्रोसेस होता है, एक रैखिक नहीं होता है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए क्या कहा जा रहा है, राइटिंग इज रिसिप्टिव। रिसिप्टिव का मतलब क्या होता है, ग्राह्य कौशल। देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिसमें से लिखने के बारे में हमसे पूछा गया, तो लिखना, जैसे कि यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर एक शब्द लिख करके प्रोड्यूस कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक शब्द लिखा नीरज, तो मैं लिख करके इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो लिखना क्या होता है, वो प्रोडक्टिव स्किल होता है, ना कि रिसेप्टिव स्किल। विकल्प में हमें रिसेप्टिव बोला गया था, तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। रिसेप्टिव स्किल 2 ही स्किल होते हैं, एक होता है सुनना और एक होता है पढ़ना। जैसे कि आप मेरी आवाज को अपने मोबाइल में सुन रहे हैं, तो मेरे आवाज को आप रिसीव कर रहे हैं। मैंने यहां पर नीरज लिखा, आप अपने स्क्रीन पर इस समय नीरज शब्द को पढ़ रहे हैं, तो अपने स्क्रीन पर आप नीरज शब्द को पढ़ करके उसका अर्थ रिसीव कर रहे हैं। तो जो पढ़ना होता है और जो सुनना होता है वो रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रश्न हमसे राइटिंग के बारे में पूछा गया, तो ये रिसेप्टिव स्किल नहीं है बल्कि प्रोडक्टिव स्किल था। एक ही विकल्प बच गया, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, राइटिंग इज रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है कि ये लीनियर नहीं है बल्कि एक चक्रीय प्रोसेस है। क्योंकि जब बच्चे ने आउटलाइन तैयार करने के बाद से ड्राफ्टिंग किया, ड्राफ्टिंग के बाद से फिर से वो क्रॉस वेरीफाई करता है कि क्या ये सब कुछ सही है, और अगर उसे लगता है कि करेक्शन करने की आवश्यकता है तो वो करेक्शन करेगा और फिर से प्रोसेस से स्टार्ट करेगा कि अब दोबारा से वो फिर से ड्राफ्टिंग करेगा, और अंत में यही सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और लास्ट में जाकर के फाइनल लेख तैयार किया जाता है। यानी कि ये एक लीनियर नहीं माना जा सकता। लीनियर हो गया रहता तो कहने का मतलब कि एक बार जो प्रोसेस सोचा गया अब उसमें करेक्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन करेक्शन हो रहा है, यानी कि ये चक्रीय प्रोसेस है। यहां पर रिकर्सिव का मतलब ही एक तरीके से चक्रीय या फिर लीनियर ना होने वाले के सेंस में कहा गया है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर द प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन ए क्लास। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के लिए नहीं है। ध्यान से समझिएगा, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता क्या है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी बच्चों के स्कूल में जाएंगे तो वहां पर स्कूल की बाउंड्री से लेकर के कक्ष के अंदर जो दीवार होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्टून्स, विभिन्न प्रकार के इमेजेस, विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स लगाए गए रहते हैं। जैसे कि बच्चे के आगे पोस्टर्स लगा करके ए और यहाँ पर सेब का चित्र बना रहेगा, बच्चे के आगे बी लिखा रहेगा और यहाँ बैट का चित्र बना रहेगा। इसी प्रकार से बच्चे का सी लिखा रहेगा और आगे एक बिल्ली का चित्र बना रहेगा। यानी कि ये सभी क्या है, बच्चे को भाषा सिखाना उद्देश्य था, ABC अल्फाबेट सिखाना उद्देश्य था, और बच्चे के परिवेश में उसने एप्पल देखा है, बैट देखा है और कैट देखा है, तो उसके परिवेश से जोड़ करके भाषा को सिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी उसको एक ऐसा माहौल देने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा परिवेश देने की कोशिश की जा रही है जिसमें बच्चे को प्रिंट माध्यम से कुछ ना कुछ अल्फाबेट से भाषा के तौर पर इनपुट दिया जा रहा है। ये सभी उसके दीवारों पर पेंट के माध्यम से या फिर पोस्टर के माध्यम से लिखी गई रहती हैं। अब यहां पर ये सभी भाषा को सीखने के लिए उसको इनपुट दिया गया है और इसीलिए इसे प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी कि समृद्ध परिवेश दिया गया है बच्चे को इनपुट की तरह भाषा को सीखने के संदर्भ में। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न द लैंग्वेज इन अ मीनिंगफुल एंड फन फील्ड वे। बिल्कुल सही बात है। कहा यह जा रहा है कि जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है वो बच्चे को भाषा को सीखने और एक अर्थपूर्ण और खेल के माध्यम से सीखने का माहौल देता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे जब उस पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स भी देखेंगे, आप लोग देखेंगे मिक्की माउस का भी इमेज बना होता है, आप देखेंगे कि कुत्ते का भी इमेज बना होता है, बिल्ली का भी इमेज, सब कुछ एनिमेशन टाइप में बना होता है, कार्टून टाइप में बना होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे उसको देख करके सीख रहे होते हैं कि हाँ, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये सभी चीजें उससे कोरिलेट कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से ही तो सीख रहे हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, स्टूडेंट आर एक्सपोज टू मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रिंट। यानी कि
जो बच्चे हैं वो कई प्रकार के प्रिंट को देख करके कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोजर कर रहे होते हैं, यानी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं। जैसे कि बच्चा कोई नया चित्र को देखा तो उसके बारे में चिंतन करता है कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, तो उसी को तो एक्सपोजर करते हैं, यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने की बात की जा रही है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल। बिल्कुल सही बात है। रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। अब जो चित्र है, चित्र को भी पठन करते हैं। जैसे बच्चे ने देखा कि यहाँ पर एप्पल का चित्र बना हुआ था, मान लीजिए ये एप्पल का चित्र बना हुआ है और इसके आगे ए लिखा हुआ है, तो बच्चा ये तो जान ही रहा है ना कि भले वो ए पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन वो बचपन से सुनते आ रहा है ए फॉर एप्पल, तो एप्पल देख करके वो कहीं ना कहीं इस अल्फाबेट को अंदाजा लगाएगा कि ये ए अल्फाबेट हो सकता है, क्योंकि ए फॉर एप्पल वो लगातार अपने बचपन से ही प्लेवे से ही सुनते आ रहा है। जब वो प्राइमरी में जाएगा, भले वो इसको लिखना या फिर इसको पहचानना ना जानता हो, लेकिन ए फॉर एप्पल उसको रटा हुआ है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस एप्पल को, इस सेब को देख करके उसमें रीडिंग स्किल डेवलप हो रही है। रीडिंग स्किल का मतलब क्या होता है? चित्रों को देख करके चित्रों को पढ़ना भी रीडिंग स्किल है, यानी कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। अब चित्रों को देख करके अगर हम लोग अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं कि ए फॉर एप्पल, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग समझ पा रहे हैं, उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं, तो ये भी विकल्प पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू क्ले मोल्डिंग एज अ फ्री प्ले एक्टिविटी। क्ले मोल्डिंग का मतलब क्या होता है? मिट्टी को ढाल करके कुछ बर्तन बनाने वाली घटनाओं के बारे में बोला जा रहा है। जैसे क्ले का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, और मिट्टी को मोल्डिंग का मतलब कि मोल्ड करके, ढाल करके कुछ बनाने की बात की जा रही है। तो जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है, इसमें बच्चे को भाषा को सीखने के लिए निवेश दिया जाता है। इसमें मिट्टी का कोई रोल थोड़ी है कि मिट्टी को ढाल करके कुछ बनाना सिखाया जाएगा। यह विकल्प निगेटिव है, जो कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज इज प्रपोज्ड बाई। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को बोधगम्य में निवेश बोलते हैं। बोला जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बोधगम्य निवेश का सिद्धांत दिया गया है? तो ये स्टीफन क्रेसन के द्वारा दिया गया है। स्टीफन क्रेसन ने एक सिद्धांत दिया, उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज को यानी मदर टंग को एक्वायर करते हैं, उसी प्रकार से टारगेट लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है। और इसके संबंध में उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे, जिसमें से एक हाइपोथेसिस इनपुट हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, और उसे ही दूसरा नाम उसका कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। एक बच्चे का स्तर, एक बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर मान लीजिए इतना है। अब मैं उस बच्चे को कुछ नया बताना चाहता हूं, तो क्या उसके स्तर से मैं कम बताऊंगा तो क्या वो नया कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इतना तो वो पहले से जान रहा था। क्या उसके लेवल के बराबर मैं बताऊंगा तो कुछ नया सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इतना वो पहले से जान रहा है। लेकिन अगर उसके संज्ञानात्मक स्तर से एक स्तर ऊपर मैं कुछ बताऊं, यानी नई चीजें उसको सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि बच्चा नहीं जानता हो, और जो नहीं जान रहा है उसको सीखने का मौका मिलेगा। यानी बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर मान लीजिए आई है, तो उससे एक स्तर ऊपर i+1 स्तर का बताना ही बोधगम्य निवेश बोला जाता है। और ये किसने बताया था? ये स्टीफन क्रेसन ने बताया था। विकल्प नंबर 3 यहाँ, माफ कीजिएगा, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग होल लैंग्वेज इज एन, यानी कि किसी भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो संपूर्ण भाषा है वो किस रूप में देखा जाता है? तो वो एक अप्रोच के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 अप्रोच इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्कीमिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट टू। स्कीमिंग किस प्रकार का पठन है, किस प्रकार का रीडिंग है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, स्कीमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर तैरना। जैसे कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई एक आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन उसका आर्टिकल आप नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर पर कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए रहते हैं। पहले आपका ध्यान इसी मेन पॉइंट पर जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसका तुरंत मेन जो सार है, मेन जो थीम है, वो पहचानने की कोशिश आप करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर तैरने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग ऊपर ऊपर केवल पढ़ रहे हैं, ताकि उसका मुख्य भाग क्या है, मुख्य सार क्या है, ये हम लोग जान जाएं। तो स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, उसका जनरल आइडिया यानी उसका थीम समझना हमारा एम होता है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द टेक्स्ट, तो गलत हो गया। फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तो जब भी किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च करने की बात आएगी तो वहां पर स्कैनिंग होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर स्कीमिंग पूछा गया, यहां पर अगर किसी विशिष्ट जानकारी को सर्च करने या खोजने की बात आएगी, ढूंढने की बात आएगी, तो वहां पर हमारा स्कैनिंग उत्तर होगा। तो इसका उत्तर, अगर स्कैनिंग हमसे पूछा रहता तो ये इसका उत्तर होता, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा तीसरा। दूसरा देखिए, क्रिएट इंटरेस्ट इन रीडिंग।
तो जब भी गहन अध्ययन की बात आएगी, यानी बच्चा जब पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है तभी तो गहन अध्ययन करेगा या फिर विस्तृत अध्ययन करेगा। तो जब गहन अध्ययन और विस्तृत अध्ययन की बात आएगी तब वहां पर इंटरेस्ट आता है। यहां पर स्कीमिंग यानी ऊपर ऊपर पढ़ने की बात है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए, टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जनरल आइडिया यानी सामान्य विचार, उस लेख के बारे में सामान्य विचार यानी उसका सार क्या है, उसका थीम क्या है, ये जानने के लिए ही स्कीमिंग रीडिंग होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प्स इन, यानी कि तेज तेज पढ़ना बच्चों के लिए, जैसे देखिए क्या बोला जा रहा है, अलाउड का मतलब होता है तेज तेज जोर जोर से, यानी जोर जोर से पढ़ना बच्चों के किसके विकास के लिए हेल्प करता है, बच्चों में किसके विकास के लिए हेल्प करता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि हेल्प द टीचर्स टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये टीचर को यानी शिक्षक की मदद करेगा कक्षा में शांति स्थापित करने में। तो जब प्रश्न में ही बोला गया कि बच्चे तेज तेज जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो कक्षा में शांति कहाँ स्थापित हुआ, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कॉम्प्रिहेंड द डिटेल ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि कहा जा रहा है कि जो टेक्स्ट है, जो लेख है, उसको समझने के सेंस में। तो देखिए, दो प्रकार के पठन होते हैं, आपने पढ़ा होगा बीएड बीटीसी के दौरान। एक होता है सस्वर पठन, जिसे हम लोग रीडिंग अलाउड कहते हैं, यानी तेज तेज बोल करके पढ़ना, ये होता है सस्वर पठन। और एक होता है मौन पठन, यानी कि साइलेंस रीडिंग जिसे बोलते हैं। तो जहां पर समझने की बात आएगी वो साइलेंस रीडिंग से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब हम लोग जोर जोर से बोल करके पढ़ते हैं तो हमारा पूरा जो ध्यान होता है वो बोलने पर होता है, प्रोनाउंसिएशन पर होता है, उसका अर्थ समझने पर हमारा ध्यान नहीं होता है। जब हम लोग मौन पठन करते हैं तो उस समय हमारा पूरा फोकस अर्थ समझने पर होता है। तो ये चूंकि अर्थ समझने की बात कर रहा था विकल्प नंबर 3, तो ये सस्वर पठन नहीं बल्कि मौन पठन से जुड़ा हुआ है, और प्रश्न हमसे सस्वर पठन के बारे में पूछा गया, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, हेल्प्स द टीचर टू डिमॉन्स्ट्रेट हर अथॉरिटी इन द क्लास, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये शिक्षक को कक्षा में अपना अथॉरिटी डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि बताने के सेंस में कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहां पर तेज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं कक्षा में सत्ताधारी हूं या फिर मेरा ही डोमिनेंस होगा। इसका मतलब ये होता है कि कक्षा के सभी बच्चे का उच्चारण सही कर पाए बच्चे, इसके लिए टीचर उसको तेज से उच्चारित करके बताता है ताकि बच्चा सही से प्रोनाउंसिएशन कर पाए। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि टीचर डोमिनेंट है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, बालक ही केंद्र में रहेगा चाहे कोई भी तेज तेज पढ़े। ठीक है, ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए, बिल्डिंग द लर्नर्स वोकैबुलरी एंड इनहेंसिंग प्रोनाउंसिएशन। देखिए, यहां पर मैं बात कर रहा था प्रोनाउंसिएशन की। जब सस्वर पाठन किया जाता है तो उस समय बच्चे का जो पूरा ध्यान होता है वो प्रोनाउंसिएशन पर होता है, उच्चारण पर होता है। तो उसके उच्चारण कौशल को इनहेंस करने में, बढ़ाने में, साथ ही साथ बच्चों के जो वोकैबुलरी है यानी शब्दावलियों को बढ़ाने में मदद करेगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे थियरी ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट सजेस्ट दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू, यानी कि पियाजे थियरी के अनुसार बच्चे भाषा का जो विकास होता है उनमें वो किस सिद्धांत के अनुसार होता है, किस एक तरीके से कौन सा विकल्प इसका एप्रोप्रिएट होगा। प्रश्न हमसे जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, यूनिवर्सल ग्रामर इन चाइल्ड माइंड। यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट था वो नॉम चॉम्स्की ने दिया था। प्रश्न हमसे पियाजे के अनुसार पूछा गया, विकल्प गलत हो गया। ट्रायल एंड एरर मेथड, ये किसके द्वारा दिया गया? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। प्रश्न जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया, विकल्प गलत हो गया। इंटरेक्शन विद सोसाइटी, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, और ये किसने दिया था? ये लेव वाइगोस्की ने दिया था। और प्रश्न हमसे जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया, ये विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में समावेशन बोलते हैं और एकोमोडेशन को हिंदी में समायोजन बोलते हैं। समावेशन और समायोजन टर्म जो था वो जीन पियाजे ने दिया था, और इसी के माध्यम से बच्चे भाषा को सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन लैंग्वेज क्लासरूम टीचर फैसिलिटेट्स एंड मोटिवेट्स चिल्ड्रन टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्किल फ्रॉम होम लैंग्वेज टू लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट स्कूल दिस स्ट्रेटजी, यानी कि कहा जा रहा है कि विद्यालय में एक जो लैंग्वेज के टीचर हैं यानी कि जो भाषा के शिक्षक हैं उनके द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वह एक परिस्थिति में सीखे गए कॉन्सेप्ट और स्किल को ट्रांसफ़र करे
दूसरी भाषा को सीखने के संदर्भ में, तो ये क्या कहा जाएगा? तो देखिए, कोई भी एक परिस्थिति में जो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है उसका दूसरी परिस्थिति में जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो वो उसको हमको हेल्प करता है दूसरे कॉन्सेप्ट को सीखने के संदर्भ में। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं लेकिन आपकी मदर टंग में पढ़ा रहा हूं, यही तो बोला जा रहा है कि देखिए कॉन्सेप्ट एंड स्किल फ्रॉम होम लैंग्वेज, होम लैंग्वेज यानी मदर टंग से जो टारगेट लैंग्वेज है यानी स्कूल का जो लैंग्वेज है, जो इंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज है, उसमें ट्रांसफर करने की बात की जा रही है। तो मैं आपको हिंदी आपकी मदर टंग का प्रयोग करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आपको हेल्प कर रहा है टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है इंटरफियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन टारगेट लैंग्वेज। इंटरफियर्स मतलब कि उसमें एक तरीके से इंटरफियर करना यानी कि बाधा उत्पन्न करना कहा जा रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज है यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं तो क्या आपको कठिनाई हो रही है, क्या आपको इंटरफियरेंस हो रहा है, क्या आपको बाधा महसूस हो रही है? नहीं हो रही है। यह विकल्प गलत हो गया क्योंकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है चीजों को। तीसरा देखिए हिंडर्स लर्निंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज। हिंडर्स का मतलब कि बाधा के सेंस में आप कह सकते हैं कि यह बाधा उत्पन्न करता है टारगेट लैंग्वेज को सीखने में, तो यह भी विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए कंफ्यूज द स्टूडेंट यानी शिक्षार्थियों को कंफ्यूज करता है। अगर मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं तो क्या आप अंग्रेजी में कंफ्यूज हो जा रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, यह भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए प्रमोट्स लैंग्वेज लर्निंग यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सीखना आसान हो जाता है कहीं ना कहीं बच्चे के लिए अगर मदर टंग में उसका प्रयोग किया जा रहा है तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।